नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं, खास मेहमानों के साथ। और आज जो बात करने वाले हैं, संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। मुद्दे अलग लेकिन हंगामा जारी। इसके बाद खास चर्चा करेंगे कि बात संविधान की और सुप्रीम कोर्ट के जज तक पर सवाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये रुख ले रही है। और इसके बाद फिर बात करेंगे कि खरी खरी कही है भारत ने तेल पर भी और टैरिफ पर, और कर्नाटक की भी बात करेंगे। लेकिन इस समय सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें, और यह ब्रेकिंग न्यूज दुखद है कि उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा है और धराली बाजार में भारी क्षति, भारी नुकसान की खबर है। धराली बाजार में, उत्तरकाशी के धराली बाजार में इस नुकसान में कई घर उनके बह जाने की आशंका है। कई घरों के बह जाने की आशंका इस बादल फटने की घटना में। खीरगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आपदा दल मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है, पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि वो लगातार इस पर नजर रख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी में दरअसल ये बादल फटने की घटना, जिसमें भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर तो बढ़े हुए हैं ही, लेकिन ये बादल फटने की जो घटना है, इसकी वजह से एक बड़े हादसे की आशंका फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई घरों के बह जाने की। ये देखिए कितनी खौफनाक, कितनी भयानक तस्वीर। जिस तरह से बादल फटने की घटना के बाद यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि नुकसान ज्यादा हो सकता है और कई घर बह गए हैं इस बादल फटने की घटना में। हालांकि सरकार सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, लेकिन जो ये प्राकृतिक आपदा की घटना है, ये अपने आप में भयावह है। ये तस्वीरें भी बता रही है कि किस तरह से इस घटना में बहुत सारे घर जो हैं वो भी बह सकते हैं, इसकी आशंका है। इस बात की आशंका है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां बादल फटने की घटना हुई। और धराली बाजार वहां पर एक जगह है, उसमें ये वही जगह है जहां पर से आप इस मलबा को बहते हुए देख रहे हैं। कई घर बहने की आशंका है इस दुर्घटना में। खीरगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटना जिसमें एकाएक बहुत सारा पानी आ जाता है और उसके साथ फिर आगे मलबा भी। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आपदा दल हालांकि मौके पर तैनात हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने दुख जताया है। लगातार वो हालात पर निगरानी रख रहे हैं। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में भी पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो ये घटना है, जो तस्वीरें हैं, वो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह की ये घटना है और नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इससे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बादल फटने के बाद पानी और पानी के साथ मलबा जिस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आ रहा है, इसमें ये आशंका है कि बहुत सारे घर जो हैं वो बह गए होंगे और जो धराली बाजार है वो इसके निशाने पर आ गया होगा, इसकी चपेट में आ गया होगा। और ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में कहती है कि कितनी भयानक ये दुर्घटना है, क्योंकि जब पानी बेकाबू होता है तो फिर वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। किस तरह से ऊपर से पानी बिल्कुल दौड़ता हुआ, बिल्कुल पूरी गति के साथ, पूरी तेज़ गति के साथ बहता हुआ नीचे आ रहा है और पानी के साथ बाकी जो मलबे हैं वो भी उसके साथ बहते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में चाहे इस तरह के मलबे कहीं घरों पर, दुकान पर, बाजार पर, सड़कों पर कहीं भी जाएं, उससे भारी क्षति हो सकती है। और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि शायद आशंका है कि कुछ काफ़ी घरों को इसमें नुकसान भी पहुंचा होगा। और बादल फटने की घटना पर ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अनोखी बात होती है कि ये पता नहीं चलता कि एकाएक कितना पानी आएगा।
तो जैसा कि हमने बताया कि ये दुर्घटना घटी है और प्रशासन और सरकार सतर्क है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर रखे हुए हैं, लगातार संपर्क में हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को बचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार सरकार को से जुड़े अधिकारियों को, प्रशासन को निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ये आप तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से ऊपर से दौड़ता हुआ पानी आ रहा है और किस तरह से इस पानी के साथ मलबे और ये खौफनाक मंजर, ये देखिए जो सड़कें थीं उधर से दौड़ते हुए फिर पानी उस तरफ भी गई, क्योंकि वहाँ पर मोड़ था। तो जाहिर सी बात है कि पानी सीधा भी, जब सीधा रास्ता मिला तो सीधा वो बस्ती की तरफ भी गया है, जो बस्ती वहाँ पर पहले बसी हुई थी। और ये आशंका है कि उस बस्ती में नुकसान काफ़ी हो सकता है। ये सीधी देखिए, यहाँ से पानी को कुछ पानी मुड़ा भी और कुछ सीधा भी निकला है। तो सीधा वो बिल्कुल बस्ती पर, घरों पर, बिल्डिंग्स पर वो पानी गया है। तो उसमें बहुत सारे घरों के बह जाने की आशंका है। और धराली बाज़ार, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दिन में ज़रूर चहल पहल होगी। और जैसा कि मैं कह रहा था कि बादल फटने की घटना में यह पता नहीं चलता कि किस समय कितना पानी आ जाएगा और एकाएक कितना पानी आ जाएगा इसका पता नहीं चलता। लेकिन लगातार लोग अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी इस घटना पर आई है। तो वो हमारे साथ बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, स्वागत डीडी न्यूज़ पर। बहुत ही दुखद ये समय है, जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं महेंद्र जी, ये तस्वीरें, तो इससे ये आशंका बनती है कि काफ़ी सारे घरों को नुकसान हुआ होगा और धराली बाज़ार वहाँ पर था। तो क्या अभी तक आपके पास क्या सूचना मिल पा रही है, क्या कुछ पता चल पा रहा है स्थानीय लोगों से, वहाँ पर मौजूद किसी से कोई बातचीत हो पाई है महेंद्र जी? देखिए, धराली एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि गंगोत्री यात्रा रूट का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल्स भी हैं, लोगों के आवास भी हैं। और जो ये घटना एक अप्रिय घटना मैं कहूँगा, क्योंकि लगातार 48 घंटे से बारिश ने जिस प्रकार का माहौल बना दिया था, हम कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह घटना घटित होगी। और क्योंकि जब ये घटना घटित हुई है उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने जिला प्रशासन से सबसे बातचीत की है। हमारे सभी वहाँ की सांसद माला लक्ष्मी साथ जी लगातार संपर्क में है। मैंने भी अपने जिले के अध्यक्ष से उस संदर्भ में जानकारी ली है। हमारी जिले की पूरी टीम वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। वहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश जी वहाँ के लिए निकल चुके हैं और भारत सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत हुई है और भारत सरकार से नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी, वो मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं, वो वहाँ पहुंचने वाली हैं। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी, जिसमें मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। तो ये स्थानीय आईपीएस अधिकारी जो वहाँ पर बता रहे थे घटना के बारे में कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य प्रशासन चला रहा है। महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र भट्ट जी से बात कर रहे थे हम। महेंद्र जी, क्या सूचना मिल पा रही है और क्या किस महेंद्र भट्ट जी अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम आगे चल करके कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की ज़मीन के क्या हालात हैं, वहाँ पर ज़मीनी हालात किस तरह के हैं। लेकिन तस्वीरें इस बीच आप देख रहे हैं कि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं कि कितना भारी नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से कि ये बादल फटने की घटना हुई है, जिस तरह से एकाएक पानी वहाँ पर आया है और पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है पानी की कि उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बेकाबू जब पानी बेकाबू हो जाता है तो फिर उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल। और यही स्थिति, यही तस्वीर वहाँ की दिखाई पड़ रही है, जहाँ पर बादल फटने के बाद ये पानी बिल्कुल बेकाबू हो गया है। और इस पानी के बेकाबू होने के बाद कितना इससे नुकसान हो सकता है इसका तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ज़रूर बहुत सारे घरों के ऊपर पानी गया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर। आप देखिए जिस तरह से ऊपर से नीचे पानी आया है, तो ऐसे में चाहे कितनी भी मंजिल के मकान हो, दिखाई तो यही पड़ रहा है तस्वीरों में कि उन सभी मंजिलों पर ऊपर तक बिल्कुल वो पानी चला गया, जो वहाँ से दौड़ता हुआ बिल्कुल आ रहा था बादल फटने की घटना की वजह से। वो सारा का सारा पानी जो आबादी वाली बस्ती थी और वहाँ भी वो पानी घुसा है। और ये लगता है कि कहीं दूर से किसी व्यक्ति ने इसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया इस तस्वीर को, और इस तस्वीर में वो सब कुछ एक तरह से दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से तबाही का ये मंजर उत्तराखंड में इस जगह पर हर्षिल घाटी का धराली है, हर्षिल घाटी का इलाका है और धराली इस जगह को कहते हैं। उत्तरकाशी ज़िला पड़ता है ये। यहाँ पर ये कुदरत का बड़ा कहर दिखाई पड़ा है, प्राकृतिक आपदा। जिस तरह की आपदा ये है उसमें ये तो इतना तो ज़रूर समझा जा सकता है कि जो लोग सावधान होंगे वो तो शायद सुरक्षित जगहों पर चले गए होंगे, लेकिन अगर कोई सुरक्षित जगह पर नहीं गए होंगे तो फिर उनके बारे में फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आबादी वाला इलाक़ा है, तो आबादी वाला इलाक़ा होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से ये पानी पहुँचा है, इस पानी से भारी नुकसान हुआ होगा। अभी फ़िलहाल हम आपको कोई पक्की सूचना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब जानकारी मिलेगी आधिकारिक तौर पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, तभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन तस्वीरों से इतना पता चल रहा है कि जो आबादी वाला इलाका है वहाँ पर ये काफ़ी वेग के साथ, काफ़ी तेज़ गति के साथ ये पानी गया है। तो इससे नुकसान तो ज़रूर हुआ होगा, और नुकसान कितना हुआ है, किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है, वो उसका ब्यौरा बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जिस तरह से बहुमंजिली इमारत तक, देखिए ऊपरी मंजिल तक पानी दौड़ा दौड़ा बिल्कुल आया है और घनी आबादी उस जगह दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई पड़ रहे हैं, धराली बाज़ार वहीं पर है। तो वहाँ से जब इस तरह से इतने वेग के साथ पानी आया है बादल फटने की घटना के बाद, और उस पानी के साथ आप देख सकते हैं कि रास्ते से बहुत सारे मलबा भी उसके साथ पानी में बहते हुए आते हैं। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में जो ढाल है वो बहुत ही तेज़ ढाल होती है, उसकी वजह से पानी बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ता हुआ आता है और काफ़ी तेज़ गति से आता है, जिसकी वजह से जो नुकसान की आशंका है वो भी ज़्यादा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जो इस खबर पर नज़र रख रहे हैं, पैनी नज़र रख रहे हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही भयानक है। ये तस्वीर अगर देखें तो तस्वीर देख करके भी बहुत कुछ समझ में आता है कि अगर कोई उस इलाके से समय रहते सुरक्षित निकल गए होंगे तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित होंगे, लेकिन अगर वो नहीं निकल पाए होंगे तो ये तस्वीरें बहुत सारी आशंका पैदा करती हैं। नीरज,
देखिए, बिल्कुल आशंका पैदा करती है लालचंद। और अगर आप देखें कि जिस तरह का ये मलबा और ख़ासतौर से नदी के द्वारा वहाँ पर पहुँचा है, और आप देखें कि जो वहाँ पर इलाके हैं, जो मकान बने हुए हैं धराली में, और एक बड़ी संख्या में होटल्स और होम स्टे वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ही वहाँ पर कई सारे होम स्टे, और जो जानकारी हमें मिल रही है, होटल्स का जो निर्माण है वो भी किया जा रहा था। बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ पर मौजूद थे। और ये चूँकि एक तरीके से स्टॉप है, एक जो भी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, खासतौर से गंगोत्री की यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं, इस इलाके में रुकते हैं। हर्षिल इसके पास है, एक स्टॉपेज है, और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी यहाँ पर रहते हैं। और ये हादसा निश्चित तौर पर कई सारी आशंका भी व्यक्त कर रहा है। जो जानकारी हमें अभी तक आ रही है, 60 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी लापता हैं। हालांकि बड़ी प्रारंभिक जानकारी है, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है वो पहुंच गई है। इसके अलावा स्टेट रेस्क्यू ऑपरेशन के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री वहां के जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में है, और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए। इसके साथ साथ ही चूँकि वो पूरा का पूरा इलाका आप देखें कि नाले और नदी के किनारे है, तो लोगों से ये बार बार अपील भी की गई है कि वहाँ से दूर रहें, क्योंकि जो आशंका व्यक्त की गई है कि बादल फटा है और उसके बाद अचानक से मलबे के साथ बड़ी मात्रा में जो तेज बहाव के साथ मलबा नीचे आया है, जिसकी वजह से ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में ये मलबा दिखाई दे रहा है, उसका जो असर है वो भी उतना बड़ा दिखाई देगा। हालांकि पहला अभी फोकस राज्य सरकार का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए, और इसके अलावा जो लोग वहाँ से फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी अलर्ट मोड पर है, और मुझे लगता है कि कुछ समय के अंदर ही एनडीआरएफ की टीम भी लालचंद घटना स्थल के लिए रवाना हो जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी ये घटना है, छोटे मोटे रेस्क्यू से इस घटना को सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि वहाँ रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। उसके लिए बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीमों की ज़रूरत होगी। तो एनडीआरएफ भी कुछ समय के लिए वहाँ से कुछ समय के बाद वहाँ के लिए रवाना हो जाएगी। अभी लोकल स्तर पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, धराली और इसके अलावा हर्षिल पुलिस है, क्योंकि आप देखें धराली और हर्षिल के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लालचंद, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, उत्तराखंड का धार्मिक स्थल भी है, और यहीं से आप देखें कि जो गंगोत्री है उसके लिए लोग चढ़ाई करते हैं। हर्षिल एक स्टॉप है, और वहाँ से फिर गंगोत्री के लिए चढ़ाई शुरू होती है। तो आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो तीर्थ यात्री हैं वो भी इस प्राकृतिक घटना की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई जानकारी प्रशासन ने शेयर नहीं की है कितने लोग प्रभावित हैं। नीरज, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली कि ये जो बादल फटने की घटना हुई है, ये अभी से लगभग कितने देर पहले की घटना है, और कितनी लगभग किस समय के आसपास ये घटना वहाँ पर घटी है? और क्या इसके बारे में, ऐसे तो देखिए जो पहाड़ों पर जो लोग स्थानीय लोग रहते हैं उनको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होता है कि इस तरह की कभी भी घटना घट सकती है, लेकिन क्या इसके बारे में किसी तरह का कोई अलर्ट, किसी तरह की कोई सूचना, किसी तरह का कोई मौसम विभाग के द्वारा जानकारी, या इस तरह का कोई प्रेडिक्शन, इस तरह का कुछ था क्या? लोगों को किसी तरह की सूचना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बचा लिया होगा वहाँ से दूर जाकर। देखिए, मौसम विभाग लगातार इस बात की चेतावनी तो दे रहा है कि इस इलाके में जो भारी बारिश है वो हो सकती है। पिछले 24 घंटे में रेड अलर्ट कई सारे इलाकों में है, और अभी भी आप देखें कि गंगोत्री और उसके आसपास, हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पिछले कुछ दिनों से दी है। और वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो बारिश है वो भी लालचंद हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो लोग आसपास रहते होंगे वो ज़रूर अलर्ट मोड पर रहते होंगे, क्योंकि अगर मलबा अचानक से वहाँ से आ रहा है तो उसे नीचे तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मलबा काफ़ी ऊपर से आ रहा है, और जो इलाका है वो काफ़ी डिस्टेंस लिए है, तो मलबे को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग अलर्ट रहे होंगे और वो वहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। लेकिन प्रशासन और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो वहाँ पर उस समय होटल और जो लॉज हैं वहाँ पर रुके हुए थे, और कई सारे होटल और लॉज का जो काम है वो भी चल रहा था। तीर्थ यात्री भी उस समय वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि अभी स्पष्ट जो तस्वीर है वो लालचंद सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जिस तरीके की तबाही दिख रही है
कुछ समय के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा प्रॉपर तरीके से, जब एनडीआरएफ और दूसरे टीमें वहां पहुंचेंगी बड़े बड़े इक्विपमेंट लेकर, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि 60 के करीब जो जानकारी आ रही है, जो लोग हैं अभी भी लापता हैं, उनको खोजने का भी काम चल रहा है और कई लोगों के उस मलबे में दबे होने की आशंका है। ये भी वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जी, और जिस तरह आपने कहा कि समय लगा होगा कि भाई मलबा वहाँ से आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आशंका है नीरज कि जिस तरह खड़ी ढाल होती है, देखिए किस तरह पानी और मलबा बिल्कुल दौड़ता हुआ आ रहा है और वहाँ पर सड़क जो है उस सड़क से थोड़ा सा पानी निकल रहा है मुड़ करके, लेकिन कुछ पानी इतना ज़्यादा वेग में है कि वो सीधा बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर भी जा रहा है। इससे नुकसान हुआ होगा। अभी तक प्रशासन की तरफ से, जैसे आपने कहा कि 60 लोगों के लापता की खबर आ रही है इसमें, और जो राहत और बचाव कार्य है, क्या उसके लिए वहां पूरी की पूरी टीम तैनात हो चुकी है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद इस पर नजर रख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। देखिए, वहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं। जो राज्य की एसडीआरएफ है वो वहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा हर्षिल पुलिस लगातार लोगों की सहायता कर रही है, रेस्क्यू कर रही है। लोग जो नदियों के किनारे रह रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ, क्योंकि अभी भी 24 घंटे लगातार जो बारिश है उसकी चेतावनी मौसम विभाग है वो दे रहा है। और लालचंद, ऐसी ही स्थिति 2013 में भी हुई थी, जब आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जब बादल फटा था और उसके बाद नीचे तक तबाही आई थी और गंगोत्री भी उससे प्रभावित हुआ था। हर्षिल में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। तो धराली और हर्षिल ये आसपास का ही इलाका है और मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा समझा होगा, निर्माण कार्य उस तरह के किए होंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक जानकारी यही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी लापता हैं। कई सारे लोग दबे होने की आशंका है और राहत और बचाव का काम शुरू हुआ है। एनडीआरएफ भी कुछ समय के बाद वहां पर पहुंच जाएगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ नीरज, क्योंकि रेणु उप्रेती हमारी स्थानीय संवाददाता वहां से जुड़ रही हैं और वो फोन लाइन पर बल्कि हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बात करते हैं। रेणु, क्या इस समय खबर आ रही है? क्योंकि नीरज जैसा बता रहे थे कि प्रशासन अभी करीब करीब 60 लोगों के लापता होने के बारे में बता रहा है। आपके पास लेटेस्ट इस बारे में क्या जानकारी है और ये घटना लगभग कितने बजे घटी थी रेणु, और क्या लोग सावधान थे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आए हैं, जो घटना निकलकर सामने आई है, तबाही का मंजर एक लेकर आई है और ये बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग भी वहां पे दबे हो सकते हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी अभी तक जिलाधिकारी के द्वारा की गई है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। जो पानी का सैलाब था वो गाँव की तरफ आया, लोगों की चीख पुकारें भी वहाँ पे देखी गई है। कई घरों को ये पानी का सैलाब लेते हुए गया है, कई होटलों में पानी घुसा है, मलबा जो है वो होटलों में, घरों में जा घुसा है। ऐसे में अभी जो वहाँ पे हर्षिल है वहाँ पे राहत शिविर बनाए गए हैं। अगर जो लोग वहाँ पे लगातार, क्योंकि अब रेस्क्यू वहाँ पे चलाया जा रहा है, प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुंच रही है, तो उनको निकालने की पूरी वहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मंजर हम देखते हैं वो काफी तबाही का मंजर लेके आया है। बादल फटने से करीब 1 घंटे पहले ये घटना वहाँ पे हुई है और क्योंकि देखिए मौसम काफी खराब था और ऐसे में उत्तरकाशी में अलर्ट भी बताया गया था और बादल फटने से जो मंजर वहाँ पे देखा गया है वो काफी बड़ी नुकसान की ओर इशारा करता है। अभी तक 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, 60 से अधिक लोग जो है इसमें दबे हो सकते हैं और कितने लोग दबे होंगे इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बिल्कुल रेणु, जो बात आप कह रही हैं वो इस समय की जो तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पानी के गुजर जाने के बाद की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब पानी वहां से गुजर गया भारी मात्रा में पानी और मलबा, ये तो पहले की तस्वीर है जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब पानी आया उस समय की। और उसके बाद इससे पहले जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो बाद की तस्वीरें हैं जब पानी वहां से गुजर गया, मलबा वहां से गुजर गया, उसके बाद की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से बहुमंजिली इमारतें भी बिल्कुल जमींदोज हो गई हैं और वहां तक पूरा मलबा भरा हुआ है। तो बिल्कुल रेणु, जैसा आप कह रही थी कि उससे ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बहुत भारी नुकसान इस इलाके में हुआ होगा। इतनी तो कम से कम इन तस्वीरों से ये बात पता चलती है। प्रशासन की तरफ से इस समय वहां पर कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद है वहां पर।
वहाँ पे वो पहुँच चुका है। जिलाधिकारी वहाँ की ओर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना को लेकर दुख जताया है। और अगर हम बात करें पुलिस अधीक्षक की, तो वो भी मौके के लिए रवाना हो गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो खीर गंगा में बाढ़ आई है, उससे 20 से 25 होटल भी, होम स्टे भी वहाँ पे जो है तबाह हो गए हैं। यानी कि जो रोजगार का साधन होता था, वो एक बड़ा नुकसान वहाँ पे हो गया है। 40 से ज्यादा जो है, 60 से ज्यादा जो है लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। और प्रशासन वहाँ पे पहुंच के एनडीआरएफ की, जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उत्तराखंड की, वो अब रेस्क्यू अभियान वहाँ पे करेंगी। और जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान होगा, वैसे वैसे जानकारी निकलकर सामने आएगी कि वास्तव में जो है नुकसान कितना वहाँ पे देखा गया। लेकिन तस्वीरें जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं, वो एक बड़ा नुकसान की और मंजर की ओर इशारा करती हैं। रेणु, जिस तरह आप अभी फिलहाल कुछ प्रतिक्रिया शायद आ रही है स्थानीय अधिकारी की, जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहाँ से क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया। और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है। और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है। इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम, साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट, इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स कहाँ कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना मिलती है आपको लोगों को तुरंत। तो जानकारी दे रहे थे वहां पर, संभवतः वहां के जिलाधिकारी होंगे जो जानकारी दे रहे थे घटना के बारे में। और इस बीच खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और एनडीआरएफ की टीमों को भी वहां पर भेजने के लिए चर्चा हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है और बातचीत करके उन्होंने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उनसे घटना का जायजा लिया है। जो हमारी एसडीआरएफ है और साथ में एनडीआरएफ की जो है उनको भी टीम को हम लोगों ने रवाना किया है और पहले आकलन हम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कि किस लेवल की क्षति हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई। तो कैजुअल्टी की कोई सूचना सर अभी तक छिटपुट सूचना आ रही है, लेकिन जब एक बार जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंच जाएंगे तो वैसी स्थिति में तब फिर आपको क्या लगता है सर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई को भारी नुकसान हुआ है? मतलब देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नुकसान तो हुआ है, नुकसान हुआ है और उसके बारे में जो भी हम कार्रवाई होगा हम करेंगे। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट जुड़ रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे थे वहां पर जो उच्च अधिकारी बात करके घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उत्तरकाशी जहां जिस जिले में ये जगह पड़ती है, हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं। दिग्वीर, जिस तरह ये जानकारी दी जा रही है घटना के बारे में, अभी 60 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। जो संपत्तियों का नुकसान है वो तो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। ये जो अभी देखिए ये तस्वीरें हैं, ये जब मलबा गुजर गया वहां से तब की। तो दिग्वीर, क्या इसके बारे में अभी अपडेट मिल पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के नुकसान की खबर आ रही है और राहत और बचाव कार्य किस तरह से वहां पर शुरू किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दूं ये दोपहर बाद की घटना है। दोपहर में जब धराली के पास खीर गंगा में बादल फटा, बादल फटने के बाद किसी को ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह का ये बादल फटेगा। तो जो लोग अपने घरों में थे, बरसात हो रही थी, बरसात होने के बाद जिस तरह से जो खीर गंगा का जो उफान बादल फटा वो आया, तो उसके बाद जिस तरह से जो लोग वहां से दिखे तो दूसरी तरफ से पहाड़ी के लोगों ने चीख पुकार करके आवाज लगाई और लाइव वीडियो आप ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से है। और इसमें इस घटना में आपको
आपको बता दूं लगभग 40 से अधिक लोगों की हताहत होने की सूचना है, और जिसमें जो अभी संख्या बढ़ सकती है। और मौके पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो हर्षिल की आर्मी जवान है वहां पे राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और जो स्थानीय लोगों की बात की जाए, जो जिस तरह जो बादल फटा है, बादल फटने के बाद जो चीख जो वहां पे तबाही का मंजर देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो बादल फटा है इसमें काफी नुकसान हुआ है और जान मान का काफी नुकसान देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अभी वर्तमान की बात करूं तो अभी जनपद मुख्यालय से लेके पूरे जनपद में लगातार बरसात हो रही है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है लगभग 2-3 जगहों पे बंद है, तो प्रशासन का भी वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है और अब ये देखना होगा कि राहत बचाव कार्य किस तरह से किया जाता है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी और आईटीबीपी के जवान सारे राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जी ठीक है, आप रहिएगा दिग्वीर हमारे साथ, हम आगे आपसे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहां पर जमीनी स्तर पर आपको खबर मिल रही है। लेकिन इस बीच सुधाकर दास हमारे संवाददाता उस खबर पर जुड़ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके जायजा लिया है और साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ वगैरह की टीमों को भेजने को लेकर भी चर्चा की है। सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, क्या खबर है, किस तरह की चर्चा हुई है केंद्रीय गृह मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बीच, और राहत और बचाव कार्य के लिए क्या और भी ज्यादा टीमों को भेजने की योजना चल रही है, उस पर चर्चा चल रही है क्या? जी, अभी अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री की बातचीत हुई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ, और लगातार गृह मंत्री को जैसे इस घटनाक्रम की जानकारी मिली उन्होंने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सीएम से बात करके उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, खासतौर से राहत बचाव कार्यों को लेकर, और गृह मंत्री ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का निर्देश दिया है सीएम से बातचीत के आधार पर। और उन्होंने पहले भी जो आईटीबीपी की और एनडीआरएफ की जो नियरेस्ट टीम्स हैं उनको रश करने के निर्देश दिए हैं। तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीम्स भी वहां पहुंच रही है, और जो पहली प्राथमिकता है ये निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि जो लोगों की जान है बचाई जा सके, क्योंकि कई लोगों की बादल फटने की वजह से इसमें दबे होने की भी आशंका हो सकती है। तो लोगों की जान बचाने के लिए जो कुछ भी उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय किए जाए। और खास तौर से इस तरह की स्थिति हम जानते हैं आईटीबीपी या एनडीआरएफ दोनों के पास ही, क्योंकि आईटीबीपी पहाड़ी इलाकों में ही तैनात रहती है, एनडीआरएफ के पास वो क्षमता है, तो वो जल्द पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में जो राज्य प्रशासन के लोग, एसडीआरएफ के जो लोग बचे लगे हुए हैं उनकी मदद कर सके। और गृह मंत्री लगातार इस घटनाक्रम पर आप कह सकते हैं लालचंद की फिलहाल नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को इस बात की जानकारी दी होगी कि प्रारंभिक सूचना क्या मिल रही है, किस तरह के नुकसान की वहां से सूचना मिल रही है, इसके बारे में भी जरूर जानकारी दी होगी। क्या इसके बारे में कुछ मालूम चल पाया कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को क्या क्या अपडेट किया है वहां के बारे में? सुधाकर, देखिए, फिलहाल उन्होंने जो उनको जिला प्रशासन से जो सूचना मिली है पूरे घटनाक्रम के बारे में, और उसके बाद तुरंत राहत बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, चाहे एसडीआरएफ की टीम्स हो या पुलिस हो, राज्य प्रशासन के अन्य लोग हो, स्थानीय जो और भी आईटीबीपी टीम्स, ये तमाम टीम्स को लेकर जो उन्होंने रिक्वेजिशन दिया है वो तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने दी है। और उन्होंने जो गृह मंत्री को बताया कि उपाय जो सभी उपाय यहाँ किए जा रहे हैं ताकि कम से कम जो लोग अभी फंसे हो सकते हैं, दबे होने की आशंका हो सकती है, उन तक बचाव टीम्स पहुंच पाए। इसी बाबत गृह मंत्री ने विशेष तौर पर अतिरिक्त एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भेजने का निर्देश दिया, और गृह मंत्री ने कहा है कि वो लगातार उपलब्ध हैं, घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, और अन्य कोई भी जरूरत होगी उसमें केंद्र राज्य की मदद के लिए, केंद्र के जो तमाम एजेंसी राज्य की मदद के लिए तत्पर रहेंगे।
लालचंद। बिल्कुल, जिस तरह से गृह मंत्री ने ये जायजा लिया है, जिस तरह से बात की है और बात करके जो केंद्र का हर संभव मदद का आश्वासन दिया, बल्कि सिर्फ आश्वासन नहीं, मुझे लगता है इस पर बहुत तेजी से काम होना शुरू हो गया है। सुधाकर, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर सारी टीमें पहुंच करके, और कुछ तो पहुंच गई होंगी और बाकी टीमें भी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य को पूरे जोर शोर से शुरू करेंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि ये एक तरह से गांव में जो एक बाजार और एक कस्बे जैसा इलाका होता है, वो उसको काफी क्षति पहुंची है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं, तो जरूर एक एक घर, एक एक दुकान को बेहतर तरीके से सर्च करना पड़ेगा। और फौरी तौर पर, क्योंकि वो राहत बचाव कार्य वहां शुरू भी हो गया, तो जरूर उम्मीद की जा रही है कि कई जो लोग फंसे हो सकते हैं उन तक मदद पहुंच जाएगी। और राज्य के साथ मिलकर केंद्र की जो सभी एजेंसीज हैं, चाहे वो सेना हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, वो मिलकर काम कर सके, तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस राहत बचाव कार्य को, और खासतौर से जो घायल हैं खासतौर से उनको भी उचित इलाज मिल सके, उसके लिए जो उपाय करने की जरूरत है वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लालचंद, बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब राहत और बचाव कार्य चलते हैं, लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ती है, आपने तस्वीरों का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं सुधाकर, उन तस्वीरों से ये भी पता चल रहा है कि वहां तक शायद सड़क मार्ग से पहुंचने में भी बहुत दिक्कत होगी। चाहे जो भी टीमें वहां जाएंगी राहत और बचाव कार्य के लिए, उसमें बहुत सारी टीमों को तो शायद बाय एयर वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें आने जाने का रास्ता भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, एक चुनौती जरूर रहेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं लालचंद, जो इस एरिया में चाहे आर्मी की बात हो, आईटीबीपी की बात हो, एनडीआरएफ की बात हो, तो वो वेल इक्विप्ड है इस तरह की आपदाओं में काम करने के लिए। स्पेशली एनडीआरएफ, आईटीबीपी की अगर बात की जाए तो आईटीबीपी इस तरह के एरियाज में, टेरेन में ही काम करती हैं और कई तरह की आपदाओं से निपटने में सक्षम है। एनडीआरएफ को इस तरह की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है, तो जल्द से जल्द वो टीम्स पहुंच के मदद कर सके। जरूर मुश्किलें आएंगी, लेकिन स्पष्ट निर्देश है। इसके अलावा अगर बाई एयर भी अगर टीम्स को पड़े, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, मौसम खराब है, तो उसमें किस तरह से वो ऑपरेशन हो सकते हैं देखना पड़ेगा। तो वो तमाम जानकारियां ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो एजेंसीज देखेंगी। गृह मंत्री की तरफ से, केंद्र की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि इसमें किसी तरह की कोई कसर ना छोड़ी जाए। अगर एक भी जान को बचाने का मसला है, तो चाहे संसाधन हो, मानव संसाधन हो या किसी अन्य संसाधन की बात हो। सुधाकर, क्या अभी प्रारंभिक तौर पर इस तरह की भी कोई जानकारी सामने आ रही है कि कितनी संख्या में वहां पर टीमें भेजी जा रही हैं? हालांकि इस बारे में मुझे लगता है आगे चल करके पता चलेगा, लेकिन क्या जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट या फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई निर्देश के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितनी टीमों को वहां भेजा जा रहा है? इस बारे में ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जो रिक्वेशन है, जो निर्देश है, वो जैसे घटना की सूचना मिली और इस तरह की आपदाओं में लालचंद एक सीधे लिए चलते हैं इस समय आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। स्टेट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, वी हैव विद अस एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पी कुमरन टू ब्रीफ अस ऑन द स्टेट विजिट। वी आल्सो हैव विद अस Ambassador of India to the Philippines, Shri Harsh Jain, as also Additional Secretary South, who looks after Philippines in the Ministry of Affairs, Shri Prashant Agarwal. With that, I invite Secretary Sir to make his opening remarks, and thereafter we'll take questions. But as a note of guidance, please restrict your questions to the visit. With that, sir, the floor is yours. Thank you, Randhir. Good afternoon, friends from media. I extend all of you a warm welcome and thank you for joining us today for this special briefing on the state visit of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. to India. The visit commenced
yesterday and will go on till 8th of August 2025. This is the first visit of President Marcos to India in his official capacity. The visit is significant as it comes as we mark the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations with the Philippines in 1949. During this visit, both Prime Minister Modi and President Marcos have agreed to elevate the India-Philippines bilateral cooperation to the level of strategic partnership, aimed at furthering our engagements across a vast number of sectors, including political cooperation, defense, security and maritime cooperation, trade and investment cooperation, healthcare and pharma, cooperation in science and technology, space, connectivity, digital economy, fintech, consular matters, culture, tourism, people-to-people exchanges, and closer cooperation on regional, multilateral, and international issues of mutual interest. We have also adopted a plan of action for the period 2025 to 29 to guide our cooperation under the elevated strategic partnership. President Marcos is accompanied by the First Lady, Luis Araneta Marcos, and a high-powered delegation comprising 14 ministers, senior officials, and a large business delegation. On his arrival in Delhi, he was accorded a ceremonial reception at Rashtrapati Bhavan this morning. This was followed by a visit to Rajghat, where the President paid respects to Mahatma Gandhi. President Marcos then held wide-ranging and productive bilateral talks with the Prime Minister, initially in the restricted format and then in the full delegation format. The Prime Minister also hosted a lunch for him. President Marcos will be meeting Rashtrapati Ji during this visit later today. The Honorable Rashtrapati Ji will also be hosting a banquet in honor of President Marcos. The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, also called on President Marcos yesterday. Several agreements, MOUs, were concluded and exchanged during the visit. There were 11 of them. 14 of them. These include mutual legal assistance treaty in criminal matters, a treaty on transfer of sentenced persons, terms of reference on negotiations for the India-Philippines Preferential Trade Agreement, terms of reference for service staff talks, Army, Air Force, and Navy, enhanced cooperation between Coast Guards, statement of intent on cooperation in space, cultural exchange program, a program of cooperation in science and technology, an MOU for cooperation in digital technologies, and an implementation program for tourist cooperation. To commemorate the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations, Prime Minister Modi and President Marcos also jointly issued a commemorative stamp themed on the national flowers, lotus for India and Sampagita, a variety of jasmine on the Philippines side. We are happy that direct flight connectivity between India and the Philippines is likely to be operationalized in the coming months. India has announced gratis e-tourist visa for Philippines nationals. The Philippines has made visa-free entry possible for Indian tourists up to a period of 14 days. We expect that these measures would bolster our tourism exchanges, commercial linkages, and people-to-people interactions. During the bilateral talks, both the leaders took note of our growing defense collaboration and agreed to strengthen it further. They also appreciated the steady increase in bilateral trade, which is currently at about $3.3 billion, and welcomed the signing of the terms of reference on negotiations for an India-Philippines PTA today towards enhanced trade in goods, in addition to also working together on expediting the ITIGA review. We also welcomed the presence of Indian investments in the Philippines, 5 billion in all, if you take into account investments routed through third countries, but about
1.2 billion if you are only talking about direct investments from India into the Philippines. These are mostly in the area of IT-enabled services, healthcare, agriculture, textiles, FMCG, and chemical sectors. It was also noted that India is a top exporter of pharmaceutical products to the Philippines. The leaders welcomed progress in cooperation in the agriculture sector, particularly rice research, since the last visit of Prime Minister to Philippines in November 2017. The International Rice Research Institute, South Asia Regional Center in Varanasi, established in December 2018, developed an ultra-low glycemic rice variety, the first batch of which has been presented to the Philippines President in Manila in October 2023 at the 6th International Rice Congress. We have also invited Philippines' participation at the Information Fusion Center, IOR, for maritime domain awareness. The cooperation between India and Philippines in the area of maritime domain awareness and maritime security is progressing well. 4 Indian ships have recently concluded their visits to the Philippines for maritime cooperative activities and a demonstration of India's hydrographic capabilities. Cooperation between India and the Philippines in the area of humanitarian assistance and disaster relief, HADR, and also search and rescue, SAR, including as demonstrated in recent incidents off the coast of Kochi and the Gulf of Aden, is an important aspect of our cooperation. Prime Minister Modi and President Marcos also discussed development cooperation between the two countries and reiterated their commitment to strengthening it further. India is implementing 6 quick impact projects under the MOU on Indian grant assistance for QIPs signed in 2023. Furthermore, over 1,000 Filipino officials have been trained in India under our ITEC capacity building programs since 2014-15. The leaders also agreed to enhance our cooperation in the area of digital and financial technologies. As I mentioned earlier, India would be assisting the Philippines towards development of a sovereign data cloud through a pilot project. In addition, the two countries would continue to explore avenues in the area of digital public infrastructure. You would be happy to learn that the Philippines Unique Identifier System, PhilSys, which covers over 86 million Filipinos, utilizes the MOSIP platform incubated at IIIT Bangalore. We are also exploring cooperation for the linking of payment systems. So this is basically what I had for my initial remarks. We'd be happy to take questions. Thank you. Okay, so let's start with you, Huma. So I'm Huma Siddiqui from Stat News Global. I have 2 questions. You talked about defense cooperation and space. So in defense, was BrahMos and Akash missiles discussed? And in the space, what exactly is the cooperation about? Okay, Ajay first and then Rishikesh. Sir, Ajay Banerjee from the Tribune this side. The chief of the Philippines Armed Forces 3 days ago in an interview said that we are discussing more arms, to take more arms from India. He mentioned that the BrahMos 2 units are to be given within this year or next year. And also further, he mentioned specifics that how more equipment is being taken. Was that brought up by the Philippine president during the meeting? Rishikesh. Sir, Rishikesh from PTI. So at any point of time, did the two leaders exchange their views on Trump's trade and tariff policy, as both the countries have been impacted by their unjustified policy? Rishabh. So good evening, Rishabh from Times Now. So I just wanted to understand when both the leaders said that there's a TOR, terms of reference on discussions and cooperation on air, naval as well as army. What are the TORs that have been discussed, and what is the future plan between the two countries? Will it only be limited to joint exercises, or there would be further enhancement in partnership as well? Kunal. So Kunal Dutt here from PTI. 2 quick questions. The ties have been eroded to strategic level. So
with an action plan for 5 years. So what are the thrust areas and defense perhaps being the high points of this narrative and roadmap? Will we be seeing any defense deals in the coming years? And secondly, sir, this meeting is taking place between the two leaders just 2 days after a bilateral naval exercise in Manila. But there are reports that the exercise have also taken place in the waters of South China Sea. So if you could confirm that. Thank you. Okay. Sir, we can take these questions and then we'll come back for more. Thank you. Let me start with defense cooperation. Yes, there was a discussion on defense cooperation. President Marcos thanked the Prime Minister for cooperation in the area of defense industry, the export of defense platforms to India, including the BrahMos. He also called for greater cooperation in the area of defense industry. I'll also try and answer the other question about terms of reference for services cooperation. In addition, as part of our broader defense cooperation, we were talking about capacity building, joint exercises or joint cooperative maritime activities, exchange of training programs between our officials, and all standard elements that we talk about when it comes to defense cooperation. Arms and equipment from India, of course, we talk about more opportunities for India to export our defense platforms. I think that we have indeed exported a number of defense hardware platforms to many countries, and Philippines certainly showed interest in working with us for exploring opportunities for more defense platforms. We are also talking about ship visits, cooperation as part of multilateral formats. One of the ships, 4 ships that went to Philippines in the last few days was a hydrography ship, which also demonstrated our capabilities in hydrography. We are also talking about enhanced cooperation between our coast guards. Basically aimed at sharing best practices, enhancing maritime domain awareness on both sides, talking about enhancing interoperability, working together to enhance our disaster response readiness in the coming years, and so on. So all these areas will be discussed as part of services to services cooperation. And the terms of reference obviously reflect all of these. Space is another area. In fact, what we did was to highlight our capabilities in space and the cost effectiveness of our space program. President Marcos said he had indeed studied how cost effective our space program is. And they wanted to try and use some of our space technology, space capabilities to effect social transformation, in terms of helping predict weather events, helping with agriculture, helping with disaster relief, etc. So those are areas which are of interest. Naturally, we'll be talking in terms of helping with launching Philippine satellites, helping them develop satellites, etc. All of these are on the table in terms of possibilities for cooperation. On Trump tariffs, there was no discussion on the tariffs imposed by the US on India or any other country. There was a broad discussion on the motivations to try and diversify trade, expand the range of our products for trading between India and the Philippines, and also to identify specific areas that can feed into a potential preferential trade agreement between India and the Philippines. The Philippines also supported our request to expedite the ITIGA trade review, which we hope will conclude before the end of the year. And I think I have covered everything, right? Yes. We can take more questions. Keshav? Sir, thank you. Keshav Padmanabhan from The Print. Here, sir. Sorry, go ahead.
My question is with regards to the joint naval exercises that India and the Philippines held, because we've seen a reaction come from yesterday the Chinese People's Liberation Army, which says Philippines is trying to get a third country involved in the South China Sea. And today the Foreign Ministry spokesperson has also put out saying that no third-party intervention will be acceptable in the South China Sea. So clearly, these exercises have irritated China without them naming India directly. So could you tell us whether this sort of was discussed between the two leaders, and what is India's reaction to the joint exercises? Thank you. Elena? Good afternoon, Elena, TASS News Agency. The program of the visit is quite rich, as we've seen. Can we expect that President will visit BrahMos Aerospace Limited joint venture in New Delhi and meet the head of the company? And as we know, these joint exercises between militaries of both countries will they use these BrahMos missiles in joint drills, as we know that these missiles are in service in both countries, in the army of both countries? Thank you. Madhu? सर मधुरेंद्र भाई न्यूज़ नेशन से। ब्रह्मोस के अलावा जैसा कि आप बतला रहे थे कि अन्य प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी चर्चा हुई जो फिलीपींस इंटरेस्टेड है भारत से लेने के बारे में। वो प्लेटफॉर्म्स कौन है जिन पर चर्चा हुई और आगे संभावित डील इस संबंध में क्या होगी? मेरा दूसरा सवाल साउथ चाइना सी को लेकर भी है, जहाँ पर अभी कंक्लूड हुआ है इंडिया और फिलीपींस का नेवल एक्सरसाइज। इस एक तरह की एक्सरसाइज को लेकर चाइना बार बार जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट करता रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है। तो क्या जो चाइना एक बार फिर से ऑब्जेक्ट कर रहा है उस पर हम कोई रिप्लाई देना चाहेंगे? Sridhar? So Sridhar here from the Asian Age and Technical Chronicle. I have two quick questions. One is that the Philippines president today thanked India for its support for the 2016 award. But there was no reference to it in PM Modi's speech. Normally, in the earlier joint statements that we used to issue, we used to specifically state this, that we support the Philippines on this issue. So what exactly is India's stand on this? And also, our strategy, the naval exercises in the South China Sea has clearly upset China. So this is sort of also in alignment, this is our policy and also in alignment with the Western policy in the Indo-Pacific. But then we see that we are also under increasing pressure from the West on the trade issue. So at the risk of annoying China, I mean, what exactly are we trying to, exactly is our policy, strategic versus trade? Thanks. Neeraj? हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में आपने बताया कि आने वाले महीनों में इसकी शुरुआत होगी। कब तक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों ने फ्री वीज़ा का फैसला किया है एक दूसरे देशों के पर्यटकों के लिए? So we have a couple of questions with us. Let me start with the South China Sea question. Our position on the South China Sea is clear and consistent. We consider the South China Sea as a part of global commons, and we support freedom of navigation and overflight in the region and legitimate commerce through the waters of the South China Sea. India has an abiding interest in peace and stability in the region, and our position is based on the UN Convention of the Law of the Seas, UNCLOS 1982. India also believes that any difference between the parties concerned should be resolved peacefully by respecting the legal and diplomatic processes and without resorting to the threat or use of force. We have also said that the discussions on the code of conduct should be effective and should be expedited. Any code of conduct that comes out of these discussions should be effective and substantive, and it should also take into account the interests of the parties which are not part of the COC negotiations. PM himself had said in his joint statement that हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं. सो दैट ब्रॉडली सम्स अप आवर पॉलिसी देयर. You would find that in the joint statement there is indeed a formulation that will come out on our position on the South China Sea. I would request you to wait until the joint statement is issued. I don't think the president of Philippines is visiting the BrahMos production facility in Bangalore. In Delhi, okay. He's not visiting the BrahMos facility. There was a question on what other platforms were being discussed. You know, Philippines is a country of about 7,600 islands. Their defense concept is about archipelagic defense. So their defense doctrine and all the platforms that are of interest to them as part of this archipelagic defense concept would be of interest to them. And without going into details about what platforms are of interest, I can tell you that some of our platforms are definitely of interest to them, given their own security challenges and their own assessment of their defense needs. आपने फ्लाइट्स के बारे में पूछा one of you. हमें लग रहा है कि एयर इंडिया का फ्लाइट अभी शुरू होगा before the end of the year, possibly in October sometime. Inaugural flight, 1st of October. And further discussions अभी भी चल रहे हैं about further destinations and possible variations in how we can expand the scope of our bilateral air services agreement. Hopefully और भी destinations add होंगे, but initially Delhi Manila वाला flight add हो रहा है. South China Sea is done. Maritime cooperation is done. कौन सा? Last two questions. Neeraj? Okay, then last three questions. You got also? Don't ask similar question. Only we have a different question. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से. सर फिलीपींस को रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात भी चल रही थी, क्या उस पर कोई चर्चा हुई है? और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाने की बात कही है. अभी आपने बताया कि 6 चल रहे हैं, तो ये कितने और बढ़ाए जाएंगे और कौन से क्षेत्रों में सर? Reza? Reza from Hindustan Times. I was just wondering if we could get some details on how the two sides plan to ramp up trade, whether any specific areas have been identified for trade, sure. And if we could get any more details on the preferential trade agreement that is being planned. Salish? Thank you for this opportunity, sir. Sir, I'm Shailesh from National Defense. Sir, to be specific, China has termed India and Philippines maritime exercise as gesture politics. Since we have raised our partnership to strategic comprehensive strategic partnership, since China doesn't accept the UNCLOS verdict, how do we see, would there be some structured partnership? There could be some other members in future if we have raised this partnership. How do we see this? Because they say it's just a gesture politics. Last question. नमस्कार सर, मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी मीडिया से हूँ. सर मेरा सवाल वेपन्स डील को लेकर ही है कि ब्रह्मोस के सिवाय कोई ऐसी और फैसिलिटीज़ स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2029 तक हमको 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट डिफेंस में करना है, तो उसको लेके हमने ऑलरेडी देखा है कि हम इस साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रह्मोस का हम कर चुके हैं. और कोई प्लेटफॉर्म और स्पेसिफिकली कोई डेलीगेशन क्या कहीं पे जा रही है, जैसे कि MDL या दूसरे जगहों पे जहां पे वेपन्स के ट्रायल्स या दूसरी चीजें की जा सकती हैं? Okay. Cooperation in the area of development partnership. We are indeed undertaking a number of small projects, community development projects, which we call QIPs, Quick Impact Projects. We've done 6 of them recently, and I think the plan is to try and expand it to do more in the coming years. In terms of
And in fact, there is also a discussion ongoing in terms of supporting large infrastructure projects in the Philippines. The president indeed mentioned this to the prime minister and said they are developing a number of regional airports. They are developing a large set of railway networks in the three island groups of the Philippines, and invited Indian investment and a partnership in developing infrastructure all over the Philippines. So we would be seriously getting involved in infrastructure development projects and considering participation in them. In terms of areas that we are looking at as part of our trade discussions, I think Riz asked that. We are looking for more market access for our agricultural products. I understand grapes and potatoes are a priority. Philippines has some special technology for growing seaweeds. In the coming years, I believe we are also interested in growing seaweeds as a possible source of nutrition. There are expectations to try and open up services. India offering oil and gas consultancy. There's potential for greater cooperation in developing biofuels. Philippines also has a large oil import bill, and therefore they are interested in working with India to develop biofuels. There is interest in renewables and green hydrogen. The Philippines also invited investments from India in developing upstream oil and gas assets. We have been going through discussions for cooperation in developing submarine infrastructure in the Philippines, training facilities, helping them with ship design and naval modernization, etc. We are also talking about working with the Philippines in the area of cybersecurity. I spoke already about the scope for linking the payment systems on both sides. We also discussed and thanked each other for support at international fora, various candidatures, etc. I also mentioned earlier about cooperation in the area of agriculture, particularly rice research. There was a focused discussion on cooperation in the field of healthcare, particularly India's strengths in pharmaceuticals, traditional medicine. There was also talk of yoga and wellness initiatives from India and offering support to the Philippines. There was also a discussion about expanding the scope of ITech capacity building programs and ICCR scholarships for Filipino youngsters. Digital health platforms, and PM also explained to President Marcos about the Jan Aushadhi system for low-cost distribution of generic medicines. These were broadly the areas that I wanted to mention about. The President Marcos in general spoke of India as a key partner for modernizing their armed forces. It was also suggested that the current trade level of 3.3 billion is not small, but there is scope for building it up to a much higher level. Prime Minister called for carrying the private sectors on both sides with the governments. He suggested that we should work on action-oriented outcomes and identify timelines and need to focus on specific sectors where we can cooperate. We're talking about involving youth in joint programs. The Prime Minister actually suggested that we should try and involve the youth on both sides in a joint hackathon, if we can, so that we can develop technological solutions for mutual social benefit on both sides.
The Prime Minister also offered for India to share the Gati Shakti platform for coordinated infrastructure development and to let the Philippines benefit from what we have learned in developing this platform. President Marcos supported India on the issue of terrorism. Prime Minister thanked him for the consistent support that Philippines has offered India. And President Marcos also thanked India for permitting the export of non-basmati rice to the Philippines over the last couple of years, which they said was particularly useful given the bad crop output in the years of concern. There was also talk about enhancing the number of tourists, particularly since the year 2025 is the ASEAN-India Year of Tourism. President Marcos also spoke about cooperation in waste management and benefiting from India's experience and technologies in this area. That's largely about it. Yeah. Anything else that we missed out on? I think, sir, you covered the areas comprehensively. Over and above, the declaration on the strategic partnership is available on the website, so please have a look. We also have other announcements and MOUs, the list of it, which will be available to you on the website. So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this special briefing. Thank you very much. Thank you very much. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का, और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता जो फिलीपींस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर यह प्रेस वार्ता थी। तमाम जो 14 समझौते हुए उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, सवालों के जवाब भी दे रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो रक्षा क्षेत्र में हुए सौदे को लेकर चर्चा है, साथ में सीधी उड़ान को लेकर चर्चा है। बाकी तकनीक के क्षेत्र हों या फिर वित्त के क्षेत्र हों, उसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिली है इन 14 समझौतों के जरिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।